नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। धन का बंटवारा, मुस्लिम आरक्षण या फिर संविधान बदलने की बात, चुनाव से पहले इन मुद्दों की चर्चा नहीं थी, लेकिन बीच चुनाव में इन मुद्दों की एंट्री आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर जैसी मुद्दों के रूप में ये प्लेयर धूम धड़ाके के साथ आए और चुनावी परिदृश्य पर छा गए। कहा जा सकता है कि चुनावी नतीजों में ये इम्पैक्ट प्लेयर गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं। भारत आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। इस चुनाव में अब 4 चरण बाकी है, लेकिन उससे पहले आम चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा फिर एजेंडा बन गया। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कंधमाल, बोलांगीर और बरगढ़ में चुनावी रैलियां की, जहां सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीटों के नीचे सिमटने वाली है। 4 जून को पार्टी देश के संसद में विपक्ष भी नहीं बन पाएगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को 2 चूक कहूंगा कि वो इस भरोसे में ना रहे कि भारत का मुसलमान इधर उधर नहीं जाएगा। लोगों ने एनडीए को 400 के पार पहुंचाने का मन बना लिया है और अब सवाल ये कि मुसलमानों के लिए इस बयान से क्या पीएम मोदी सीधी जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे या जनता के मन पर सीधा असर डाल पाएंगे, और इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता हमारे साथ परवेज इस्लाम वारसी जुड़ चुके हैं। परवेज जी, बहुत स्वागत है। हेमंत जोशी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है। और इसके साथ विशाल शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले भूपेंद्र चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने आज रैली देखी, आज सभा देखी, हम ये देख रहे हैं कि पीएम लगातार मुस्लिम समुदाय से आत्म मंथन की अपील कर रहे हैं। मुसलमानों से पीएम मोदी की सीधी बात कितना असर करेगी? माननीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री 5 साल से मुस्लिमों के लिए लगातार कार्य करते आ रहे हैं। जैसे तलाक योजना हो या प्रधानमंत्री मकान योजना हो या अन्य 5 साल अनाज फ्री करना, इसमें कोई तुष्टिकरण नहीं किया गया। जो हिंदू को मिला है वही मुसलमानों को मिला है। अभी जो आईएएस बने इसमें 55 मुसलमान आईएएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं। इसमें मुस्लिम बहनों का वोट हमें बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है। और जितने मुसलमान हैं ये गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं, इनसे साथ हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और हमें कम से कम 20% मुसलमान हमारे साथ हैं, माता बहना सारा हमारे साथ मदद कर रही है, हमारी वोट दे रही है। लेकिन भूपेंद्र जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें या फिर पीएम मोदी की बात करें, लगातार कट्टर हिंदूवाद को लेकर बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र को लेकर बात की जाती है, राम मंदिर को लेकर बात की जाती है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं मुसलमानों का जो एक मुद्दा है वो एजेंडा बनता जा रहा है बीजेपी का, और लगातार उनसे अपील, किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो अल्पसंख्यकों की बात आप लगातार कर रहे हैं, इससे बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है? भूपेंद्र जी, 55 साल से कांग्रेस की सरकार आई है, मुसलमानों ने केवल मुसलमानों का इन्होंने वोट लिया, उनका कोई कार्य नहीं किया। उन्हें बार बार धोखा दिया गया, वोट लिया। हम इनका 10 साल में इनका बहुत विकास कार्य किया, जो हम कहते हैं गारंटी टंकी चोट पे कहते हैं। इनका हम पूरा विकास कार्य करना है, इसलिए मुस्लिम हमारे साथ हैं। ठीक है, अब तो देखना होगा कि मुसलमानों का जो वोट है, क्योंकि अब लगातार विशेष वर्ग को लेकर, विशेष वोट बैंक को लेकर जो राजनीति है वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस नेता परवेज इस्लाम वारसी जी भी जुड़े हुए हैं। परवेज जी, सीधा आपके पास आते हुए, भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से कंपेयर किया जाता है। उसके बाद जब मुसलमानों से अब सीधी अपील की जा रही है, इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं, जो पीएम मोदी ने आज कहा कि मुसलमान इधर उधर नहीं जाएगा? 400 पार का जो मन है वो बना लिया है जनता ने। हेलो जी परवेज जी, बोलिए। हाँ मैडम, देखिए, देश के जिम्मेदार चैनल पे ये बात कर रहे हैं। ये 400 पार का नहीं, ये 400 हार का डर है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की याद आ गई है। ये 400 हार का डर है कि जिस तरह से 3 चरणों में चुनाव हो चुका है, इन 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। किस तरह से मुसलमानों सहित पूरे देश में उन्हें नकारा है, और ये 4 जून को स्पष्ट बहुमत के तौर पे जो इंडिया गठबंधन के रूप में जनता सरकार लेके आ रही है, ये पूरा देश इस बात को देख रहा है। बात कर रहे थे अभी बीजेपी के बैठे हैं आपके सामने, बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आईएएस बनाए हैं
कि देखिए मुसलमानों में आईएएस, देखिए मैं बता रहा हूँ कि आईएएस बने हैं तो अपनी योग्यता, अपने मेहनत और संघर्ष के आधार पर आईएएस बना जाता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बना जाता है। आप बताइए, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ उन्हें थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। इतिहास उठाइए कि देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज मुसलमान के हाथ ही फहराया गया। कांग्रेस पार्टी ने 5 भारत के अंदर मुख्यमंत्री मुसलमान दिए हैं। आप इन्हें बताइएगा थोड़ा सा, ये भी देश के मदद चैनल से सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए साथ साथ जितना सर्व समाज के लिए क्या, यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीति में यही एक भिन्नता है कि कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म की बात करती है, उसके साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करती है। ये लोग हमेशा आप देखिए कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बात करते हैं। इनके पास 7वां मुद्दा नहीं होता कि रोजगार कहाँ है कि मतलब लोगों का रोजगार कहाँ, लोग महंगाई के स्तर से कितना परेशान है, कि ये इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने युवा किस तरह से बेरोजगार है। शिक्षित बेरोजगारी कितनी देश में बढ़ी है 2014 के बाद से। आप देखिए किस तरह से एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया, सिर्फ मुसलमानों में डर पैदा किया गया भारतीय जनता पार्टी ने। आज उनको वो डर सता रहा है, भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। ठीक है परवेज जी, इसका जवाब भूपेंद्र जी से मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले हेमंत जोशी जी आपके पास आना चाहूंगे। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत जी, लगातार विपक्ष की ओर से ये जो बयान आ रहा है संविधान खत्म करने वाला, किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि लगातार अब संविधान जो है, संविधान को कौन खत्म कर सकता है, किसका डर है? आप ये बताइए, संविधान को लेकर बार बार बात क्यों की जाती है? देखिए, इसलिए की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का मोटो एक ही है, वो पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहती है। विपक्ष खत्म हो जाएंगे, हम हमारी सीट ले आएंगे, सीट लाने के बाद में संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। एक नेशन और एक नेता, इनका दूसरा कोई वो ही नहीं है। सिर्फ एक नेता होगा, एक नेशन होगा, पूरी राजशाही होगी। लोकतंत्र में लोगों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। अभी हिंदू मुसलमान की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी अभी 2 दिन में इनका मन चेंज हो गया। कल इन्होंने बोला शरद पवार और उद्धव ठाकरे हमारे एनडीए में आ जाए। अरे जिन लोगों की पार्टियों को आपने तोड़ के खत्म कर दिया, उन लोगों से आप आह्वान कर रहे हो, आपका हृदय परिवर्तन कैसा हो गया? और मुसलमानों के प्रति अभी 2 दिन पहले आप किस तरह की बातें कर रहे थे और अब मुसलमानों की बात करने लग गए। अब मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है। जब वो हमारा डीएनए एक है, वो हमारे भाई है, तो फिर दूसरे कैसे हो गए? आप उनके प्रति इतनी नफरत वाली बयान कैसे दे सकते हैं? सुनाने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल में ना आपने 2 करोड़ पर साल रोजगार देने की बात करी थी, 20 करोड़ रोजगार देने थे 10 साल में, वो नहीं दे पाए। अब महंगाई की क्या हालत है, बेरोजगारी कितनी है, किसानों की दुगनी आय की क्या बात करते हैं, आर्थिक हालत कैसी है, 200 करोड़ लाख रुपए का कर्जा कर दिया। ठीक है हेमंत जोशी, तो ये सब तरह की बातों पे बात करने की सवाल नहीं है। तो आप मुसलमान और भूपेंद्र चौधरी जी जल्दी से हेमंत जी की और परवेज जी की बातों का जवाब दीजिए। उनका ये कहना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बयान दे रहे हैं मुसलमानों को लेकर, जो उनकी अपील की जा रही है, जो सीधी बात उनकी की जा रही है, वो उनके लिए डर है उनके मन में। 400 पार का जो नारा वो पहले देते थे, अब जो 400 पार का नारा नहीं दिखाई दे रहा है पहले चरण के बाद से, 400 पार का नारा हम कहीं नहीं देख पा रहे हैं। अब जो मुद्दे हैं वो अलग हैं, आरक्षण को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, एक विशेष वोट बैंक को साधने को लेकर, ये बीजेपी का डर है, ये कहना है हेमंत जी और परवेज जी का। भूपेंद्र चौधरी जी संविधान खतरे में नहीं है। अभी कर्नाटक में इन्होंने पिछड़ी जाति में मुसलमान घोषित कर दिए, तो गड़बड़ तो यही कर रहे हैं, संविधान तो खतरे में डाल रहे हैं। हमारी प्रधानमंत्री जितनी योजना चला रहे हैं बराबर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, जन औषधि केंद्र हो, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन हो, अग्निवीर योजना हो, आप ही के नेता जो योजना दे रहे बराबर दे रहे हैं, किसी साहब को नहीं कर रहे हैं, हम बराबर दे रहे हैं। मस्ती मदरसे में हम लैपटॉप दे रहे हैं, पढ़ाई का स्तर बढ़ा रहे हैं, हम संविधान को सारी सुविधाएं बराबर दे रहे हैं। आप देखिएगा, आप संभाल के जानकारी कर लीजिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बैठे हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जानकारी कर लीजिए। आप ही के पार्टी के 5 नेता का यह बयान है कि सत्ता में आने के बाद हम संविधान को बदलेंगे, उसमें संशोधन करेंगे। आप देखिए किस तरह का आप ही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है और स्पष्ट रहिए 4 जून को आपको बदल देगी जनता। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए और इस पर भी जवाब दीजिए, संविधान बदलने की बात बार बार क्यों की जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात बार बार कह रहे हैं कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम जो संशोधन है वो कर पाए। उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस आएगी तो संविधान बदलने का काम वो करेंगे।
संविधान अगर वो चेंज करना होगा इस टाइम पूर्ण बहुमत में है, ये आम जनता को गुमराह में करने की चाल चल रही है। कर्नाटक में पिछड़ी जाति में 5% मुसलमान घोषित कर दिए, संविधान के साथ तो छेड़छाड़ ये कर रहे हैं। हमारी कोई संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर रहे, और हम जो मुसलमान भाइयों को, बहन भाइयों को साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी जितनी योजनाएं हैं बराबर चल रही है, कोई तुष्टिकरण नहीं चल रहा, ये तुष्टिकरण की नीति करते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, हमारे साथ विशाल शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार जी भी बने हुए हैं। विशाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सीधा, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बयान को, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो एजेंडा दोनों ही राजनीतिक दलों की हम बात कर ले, अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार बात की जा रही है, विशेष वोट बैंक को लेकर लगातार बात की जा रही है, और आज भी प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में ये कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमान इधर उधर नहीं जाएगा, कांग्रेस इस भ्रम में ना रहे, 400 पार की बात वो कर रहे हैं। किस तरह से उस पूरे बयान को देखते हैं? देखिए, पत्रकारों देखा हर तरह के चुनाव में अलग अलग तरह के बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष का गठबंधन, उनके अगेंस्ट जो भी गठबंधन है ऑल इंडिया में बना हुआ है, उस सबका अलग अलग तरीके की बात करने का भाजपा ने इस तरह का किया। मुझे जो बताया है उन्होंने जिस तरह से फाइनेंशियल मतदाताओं को बनाने की, क्योंकि उनके अगले कार्यक्रम के जानते हैं क्या समझ रहे हैं। आप अभी बोल रहे थे कि कुछ दिनों तक ये चल रहा था कि किस तरह से सरकार में कह रहे हैं कि मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, आज ये दूसरा तरह का है, तो राजनीति प्रभावित है। और कहीं कहीं क्रिया का चुनाव है, 7 करोड़ में ऐसा बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखाई देगी। जैसे चुनाव और इन लगातार दे रहा है। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं विशाल जी कि जो मुद्दे हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं, जैसा आपने कहा, क्योंकि अब देखिए पहले चरण से पहले इन मुद्दों का तो कहीं जिक्र ही नहीं था, क्योंकि आम मुद्दों को लेकर चुनाव जो है वो होने वाला था। अब जिस तरह से हम आरक्षण को लेकर, मंगलसूत्र को लेकर, विरासत टैक्स को लेकर, हिंदू मुसलमान के मुद्दे जो है वो अब हम जो सरप्राइजिंग एंट्री देख रहे हैं चुनाव के बीच, ये दिलचस्प तो होता ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी देखना होगा कि राजनीतिक दल जो है वो लगातार आम मुद्दों से भटककर इन मुद्दों पर जो है अब चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन भूपेंद्र जी, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी की बात करती थी, अब मोदी की गारंटी से ज्यादा मंगलसूत्र मुसलमानों पर क्यों फोकस कर रही है भूपेंद्र जी? ये कांग्रेस वाले जो मैन्युफैक्चर बनाया है नमना, इसमें इन्होंने कहा कि अमीरों का जो परवरिश हमारा धन होगा उसका बंटवारा काट कर हम अल्पसंख्यक को देंगे, तो हमारे मंगलसूत्र ये छीनने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसका हमें बताना पड़ रहा है अपनी आम जनता को, अगर ये आ गए तो मंगलसूत्र छीन कर जो है मुसलमानों को बांट देंगे। तो लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कि महिलाओं के मंगलसूत्र तक बात जा क्यों रही है भूपेंद्र जी? ये कांग्रेस ने अपने मैन्युफैक्चर में लिखा है ना, क्या लिखा है? नहीं तो हम क्या लिखा है भूपेंद्र जी? उनका तो कहना है कि उन्होंने जो आप बात कर रहे हैं ना, मुस्लिम शब्द का उन्होंने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है, ना मंगलसूत्र का कहीं जिक्र किया है, फिर इस तरह की बातें चुनाव में लाने की क्या वजह है? इन्हें कहा जो हमारा पुराना, हमारे पिताजी हमें धन दे आ रहे हैं उसका एक्सरे करके उसका बंटवारा करेंगे अल्पसंख्यक। मनमोहन सिंह ने कहा था एक बार कि हिंदुस्तान में पहला जो वो होगा हमारा हक, वो अल्पसंख्यक समाज का होगा। हम तो तुष्टिकरण करते नहीं, हम तो बराबर लेकर चल रहे हैं सबको। जैसे मकान योजना हो, प्रधानमंत्री किसान योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना, हमारा मेन फोकस विकास पे है, हम विकास में लक्ष्य लड़ रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, परवेज जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जिक्र किया है कि अल्पसंख्यकों को, और जिस तरह से विरासत टैक्स को लेकर उनका ये कहना है, ये जो तमाम मुद्दे हैं हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। परवेज जी, ऐसी टिप्पणियां की जा रही है, पहले विरासत टैक्स को लेकर, फिर आरक्षण को लेकर बात सामने आ गई, और अब तो हम कई बातें जो देख रहे हैं, पाकिस्तान की एंट्री भी देख रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजों की जो एंट्री है चुनाव में, आपको क्या लग रहा है, क्या ये ठीक है? क्या इससे कांग्रेस वोट हासिल कर पाएगी परवेज जी? मैं कांग्रेस नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन, मैं मानता हूं 4 जून को जनता बिल्कुल इनकी कथनी और करनी में दोनों में अंतर है भारतीय जनता पार्टी के। अब जुमलेबाजी में जनता नहीं आने वाली, क्योंकि जिस तरह से ये एक देश के जिम्मेदार चैनल पे बैठ के कह रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, उसमें आरोप लगा रहे हैं कि कहा गया है कि इस तरह से, मैं इनको चैलेंज के साथ कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये साबित कर दीजिए। मैं जरा अपना कैमरे की कुछ तकनीकी कारण की वजह से मैं नहीं आ रहा, वरना मैं विजुअल आपको पूरा घोषणा पत्र का दिखाता, उसमें कहीं भी मंगलसूत्र का इस तरह से यह संपत्ति देने का कहीं नहीं हो। जनता बिल्कुल इसको समझ चुकी है। इनके 15 लाख रुपए अभी तक जनता के खाते में नहीं पहुंचे हैं।
इनसे पूछिए। और अमित शाह जी कहते हैं कि ये जुमला था। अब आप जुमलेबाजी करेंगे और 3 चरणों में आपको स्पष्ट हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विदाई तय कर दी जनता ने। आपको अब हिंदू मुसलमान याद आता है और मंगलसूत्र पे आप आ जाते हैं। तो विकास की बात क्यों नहीं करते? अब जनता रोजगार मांग रही है, ठीक है, लेकिन परवेज जी, ठीक है परवेज जी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जिस तरह आप विकास की बात यहाँ पर कर रहे हैं, 2024 का चुनाव हम देख ले, 2019 का चुनाव देख ले और 24 का चुनाव, क्योंकि अब 4 चरण ही बाकी है, लेकिन इन सभी चुनाव में कहीं ना कहीं जनता भरोसा तो कर रही है ना बीजेपी, तभी तो वोट मिल रहे हैं। और अब की बार तो 400 पार का नारा दिया गया है। 400 हार मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 400 हार रहे हैं और जनता ने इनका कोई साथ नहीं दिया। ये स्पष्ट हो जाएगा जिस तरह से आप देख लीजिए, जिम्मेदार चैनल पे कहीं एग्जिट पोल भी दिखाया जा रहा है चुनावों का। उन लोगों से इनको ये आभास हो चुका है और ये घबराहट हुए हैं कि जब तो इन्हें मुसलमान याद आ रहा है, 400 पार का नारा क्यों नहीं ले रहे। अब ये इन्हें स्पष्ट हो चुका है कि 3 चरणों के चुनाव में जनता ने एकमत होकर इंडिया गठबंधन के साथ जनता गई है और 4 जून को स्पष्ट बिल्कुल बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनी कि इनकी विदाई से है। ठीक है, भूपेंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं हेमंत जी के पास जाऊंगी। 400 पार का नारा क्यों गायब हो गया? भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन पहले चरण के बाद से हम देख रहे हैं ना तो मोदी की गारंटी, ना तो 400 पार। भूपेंद्र जी, हमारा 400 पार का नारा कहीं खत्म नहीं हुआ, बराबर हम 400 प्लस जीत रहे हैं। ये तो विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन ठग गठबंधन बनाया, इन कांग्रेस वाले जो मेरे साथी खड़े, इनके मकानों में कितना धन मिल रहा, 30 करोड़ रुपए अभी कल एक मंत्री के नौकर के मिले हैं। ये है सारे घोटाले कर। और रही 15 लाख की बात, हमने ये कहा था जो विदेश से पैसा आएगा, जो काला धन है, उसे समाज में लगाया जाएगा, सड़कों में लगाया जाएगा, उसका अस्पताल बनाए जाएंगे। वो निकाल रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, ITI बना रहे हैं। ये सब परेशान है, ठग बन रहे, ठग गिरोह जो उनका है। बॉन्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड के हिसाब से जितना चंदा लिए हैं वो भी जनता को बता दीजिए जिम्मेदारी से, किन किन कंपनियों से लिए हैं। ये भी जनता जान चुकी है कि आपके घोटालों के बारे में। ये आप बता दे, वरना मैं बता देता हूँ कि किन किन कंपनियों से आप लिए हैं चंदा। इलेक्ट्रिक बोर्ड के हिसाब से मालूम ही नहीं होता, मालूम ही पता ही नहीं चलता था चंदे का। अरे तो आप मालूम हो लगा, सबके सामने आने लगा चला ना कि किस तरह से आपके शहजादे जो है 5 साल से अडवाणी अंबानी को बराबर गाली दे रहे थे। बिल्कुल भैया, मोदी जी बोल पड़े हैं, टेम्पू से भर भर के नोट आ गए आपके पास। हमारे नेता, हमारे माननीय नेता अडानी अंबानी को बोलना बंद कर दिया उन्होंने। 5 साल में सूरत से लेकर शाम तक गाली देते थे। ठीक है परवेज जी, अडानी अंबानी। ठीक है भूपेंद्र जी। हेमंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से अब लगातार, क्योंकि आप देखिए 4 चरण अभी चुनाव के बचे हैं, हालांकि नए मोड़ तो इस चुनाव में हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दों की एंट्री हुई है अब, लेकिन लगातार, क्योंकि आम जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव से गायब है, जो जनता के मुद्दे हैं वो इस चुनाव से गायब है, ना विकास, ना बेरोजगारी, महंगाई, और जो मुद्दे हैं वो शिफ्ट हो गए हैं मंगलसूत्र, आरक्षण, विरासत, टैक्स, हिंदू मुस्लिम, इनको लेकर। क्या संविधान को लेकर बार बार बात करना ठीक है? संविधान को खत्म करने के लिए आपको क्या लग रहा है, संविधान को खत्म करने की बात कहना क्या ठीक है इस चुनाव में? हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में 10 साल का सुनाने के लिए कुछ नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। तो इस तरह के मुद्दे लिया है, मुसलमान लिया है, हिंदू मुसलमान लिया है, संविधान की बात करने लगे। आपकी तरफ से तो बात की जा रही है ना कि संविधान खत्म कर देंगे 400 पार लाके। हाँ तो करने का इनकी इच्छा है। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिल्ली में ट्रांसफर का ऑर्डर मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र में आप संविधान संशोधन आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अडानी और अंबानी के हैं काला धन है जो टेम्पो से जा रहा है। तो आपके साथी है जो आप 5 साल तक बराबर गाली दे रहे थे, अब आप चुप हो गए। काला धन जो 70,000 आपके राज्य में मिले 256 नारायण ले लिया, जो देशमुख को ले लिया, प्रफुल्ल पटेल को ले लिया, भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में लेके जाके आप खुद भ्रष्टाचारी है। ठीक है हेमंत जी। विशाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब हम मुद्दे शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं, चौथा चरण नजदीक है, 13 मई को चौथे चरण के जो है वो मतदान होने हैं, लेकिन उसके पहले ये जो मुद्दे
हम देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम आरक्षण और आम मुद्दा, क्योंकि अभी भी चौथे चरण में हमने देखा है जो पूरा चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम आरक्षण को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, विशेष वोट बैंक को लेकर, इन्हीं सब चीजों पर टिका हुआ है। इसका कितना फायदा किस राजनीतिक दल को होगा? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया उसका फायदा बीजेपी को होगा, या फिर कांग्रेस जिस तरह से विशेष वोट बैंक को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर बात कर रही है उसका फायदा कांग्रेस को होगा? देखिए, फायदा नुकसान किसको होगा ये तो सारा दिन पता चल जाएगा, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से इस तरीके से हमले हो रहे हैं जो अपने को अपनी तरफ करने के लिए आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मेरे मुद्दे जो होने चाहिए, जो आती है पब्लिक के बीच आने चाहिए, जिनके बारे में लोग कहेंगे करना है आपके लिए, वो कुछ ऐसा सामने नहीं आ रहा है। ऐसी चीजें आ रही है कि अगर वो आए सामने तो आप आरक्षण के लिए वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसे आते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर लोगों को अपनी ओर घुमाने के लिए लोगों को अपना संतुष्ट करने के लिए प्रयास दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आप देखिए मंत्री किस तरह से इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से जिस तरह की राजनीति दिखाई पड़ रही है उससे स्पष्ट हो रहा है कि मुद्दे पूरी तरह जा रहे हैं और एक दूसरे पर हमले कसर नहीं होने जा रहा है। जैसे मौका मिल रहा है उन्होंने को साझा करता हमले कर रहे हैं और पब्लिक एक तरीके से अपनी विरोध करने के लिए हर बंदा बनाया जा रहा है। कैसे तो मतलब बताएगा, लेकिन ये क्या है कि आम जनता से जुड़ी चीजें चुनाव में किस तरह से आपने भी साइकिल दिया सरप्राइज, तो सरप्राइज तो नए चीजें सामने आ रही है। कभी भी पूरा जाता है तो कभी पूछा जाता है, कभी संविधान की बात आ जाती है। बिल्कुल ठीक, तो ये एक तरीके से चल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जैसे कि पहले हमने कहा कि मुद्दों की तो सरप्राइज एंट्री हुई है, इनका कहीं जिक्र भी नहीं था पहले चरण से पहले, और एक के बाद एक जो आम मुद्दे हैं उससे हटकर जो मुद्दे हैं वो इन चीजों पर शिफ्ट हो गए हैं। और चरण हम देख रहे हैं, एक एक चरण के लिए एक एक मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की ओर से सेट कर लिया गया है। पहले चरण में मंगलसूत्र, दूसरे चरण में विरासत टैक्स और तीसरे चरण आते आते तक आरक्षण को लेकर बात होगी। अब चौथे चरण में हम देख रहे हैं हिंदू मुसलमान की, तो कहीं ना कहीं जो आम मुद्दे हैं वो इस चुनाव से गायब है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो चुनावी खेल में मुद्दों की सरप्राइज एंट्री, क्या चुनावी परिदृश्य बदल पाएगी? क्योंकि इस बार हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है चौथे चरण के लिए लग रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने एजेंडा बना लिया है। जिस तरह से लगातार राजनीतिक दलों की ओर से इस मुद्दे पर बात की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और कह रहे हैं कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमट जाएगी, वही विपक्ष का ये आरोप है कि 400 पार नहीं 400 हार इस बार बीजेपी को मिलने वाली है। देखना होगा कि 4 जून को नतीजे क्या होते हैं, लेकिन चौथे चरण के पहले ये जो मुद्दा सेट किया गया है, देखना होगा कि इसका फायदा किस राजनीतिक दल को होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।